हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं हमारे प्रीवियस चैप्टर की जो सीरीज थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जा करके उसे देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब देखो, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपने चार्ज को किसी बॉडी के ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया। अब अगर वो बॉडी एक पतली सी तार थी तो उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो एक पतली सी शीट या लैमिना थी तो उसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वो एक पूरी बॉडी है जिसके अंदर चार्ज बैठ सकता है, पूरा फिल हो सकता है, तो उसको हम बोलते थे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। फील्ड निकालना हम प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं। अगर नहीं देखा है, उन वीडियोस को जाकर के पहले देख लीजिए। ये जो चैप्टर है, ये पिछले चैप्टर का डेरिवेटिव है। अगर वो नहीं देखा तो इसको समझने में दिक्कत आएगी, इसीलिए कह रहा हूं पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखे, फिर उसके बाद इन सीरीज पर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालना। अब यहां पर ये जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर। अब देखिए, जो स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फेयर है, इन दोनों का केस बिल्कुल सेम होता है। रीजन है, एक स्फेरिकल शेल अंदर से खोखली होती है तो चार्ज उसके सरफेस पर ही लाया करता है, और जो कंडक्टिंग स्फेयर होती है, क्योंकि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा उनके सरफेस पर लाया करता है, इसलिए अगर वो कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, तो भी चार्ज सरफेस पर ही लाया करेगा। तो दोनों के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए दोनों को हम एक ही तरह से डिराइव कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए यूज होगा। तो आप स्फेयर को मान सकते हैं या स्फेरिकल शेल को, जौन सा भी आसान आपको लगे आप वो ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर लेकर के चलेंगे। तो हम लोग यहां पर रेडियस आर का मान लेते हैं। हमने एक कंडक्टिंग स्फेयर बना लिया जिसका रेडियस है मान लीजिए आर, और जो चार्ज है वो हमने इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों, जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर बराबर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं हमने इसको क्यू चार्ज दिया था और वो सारा चार्ज इसके सरफेस पर चला गया। अब ये है इसका सेंटर O, और ये जो हमने स्फेयर लिया है कंडक्टिंग स्फेयर, इसका रेडियस हम मान करके चलते हैं, ये है R। अब इस स्फेयर से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, मान लो हमने इस पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट अस अज्यूम इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर वो है R। अब यहां पर बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे और पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है एक स्फेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R, अगर हम डिस्टेंस R पर फील्ड निकालें तो उस फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है E इक्वल्स टू K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर हम जो केस देख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा केस नंबर 1 है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट है हमारा वो बाहर लाए करता है। पॉइंट लाइज आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जो डिस्टेंस स्मॉल r है उसकी वैल्यू रेडियस ऑफ द स्फेयर कैपिटल R से ज्यादा होगी। तो ये वाला हम लोग केस समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली उसकी वैल्यू आ गई KQ/R। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप अगर dV की वैल्यू निकालें बच्चों, वो आ जाएगी माइनस E इंटू dr। अब अगर E की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो dV आ जाएगा माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है V, तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV से। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस KQ/R स्क्वायर इंटू dr, और हम चार्ज को मूव करते हैं कहां से कहां तक, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल में कहां से कहां तक मूव किया जाता है, इंफिनिटी से R तक, तो हम इसको इंफिनिटी से R के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो माइनस K और Q बाहर आ जाएगा बीइंग अ कांस्टेंट, और हम इंटीग्रेशन करेंगे R की पावर -2 dr का फ्रॉम इंफिनिटी टू R।
अब अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो, पहले भी पढ़ा चुका हूं, वो है बच्चों, फॉर्मूला था कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करते हैं तो उसकी वैल्यू आती थी x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए यहां पर r की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो -k3 यह आ जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, यानी 1 अपॉन -1/r, है ना। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा KQ और ब्रैकेट में आएगा 1/r माइनस 1/∞। अब 1/∞ 0 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की V = KQ/R। ये आ गया पोटेंशियल आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा पॉइंट बाहर लाई करता है, एक स्फेरिकल शेल के लिए, या स्फेरिकल, आप हॉलो स्फेरिकल शेल ले लें या कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, दोनों के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया। अगर इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो तो यहां से पता चलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी अगर आप चार्ज बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दूसरा, ये जो V है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R से हम मतलब जानते हैं कि अगर बच्चों हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आना चाहिए, वो ग्राफ कैसा आएगा बताओ। 1/r का ग्राफ होता है हाइपरबोलिक, तो यहां पर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। तो ये पॉइंट आप अपने लिए नोट भी कर सकते हैं, इसका मतलब है हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है ना। इस चीज का मतलब होता है कि जो ग्राफ हमारे पास आने वाला है वो हाइपरबोलिक होगा। अभी हम इसका ग्राफ भी बना करके देखेंगे तो हमें पोटेंशियल का वेरिएशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं ऑन द सरफेस। तो अगर हम ऑन सरफेस लेकर के आए, ऑन द सरफेस, दूसरा केस लेते हैं ऑन सरफेस, केस 2 हम लोग मान लेते हैं ऑन सरफेस। तो अगर सरफेस पर आ गए बच्चों तो होगा क्या, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो बस आपको इतना ही करना है कि पोटेंशियल जो है V ऑन सरफेस आपके पास बन जाएगा KQ/R, ये सरफेस पर बन जाएगा, ठीक। अब इनसाइड जब आप आएंगे तो देखो क्या केस होगा, केस 3 में इनसाइड स्फीयर अगर हम आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, जो स्मॉल r है अब की बार वो रेडियस से कम हो जाएगा, तो स्मॉल r विल बिकम लेस देन कैपिटल R। अब इनसाइड के लिए हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो हमें यह पता चल गया कि अंदर फील्ड नहीं है, तो फील्ड की वैल्यू हो गई 0, E इनसाइड इज 0। अब किसी भी, अगर आप देखो यहां पर इस फॉर्मूला में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था dV/dr, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर dV/dr इज ऑल्सो 0। किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर V इनसाइड इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इनसाइड का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट से हमें वैल्यू तो नहीं मिली। अब आओ जरा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पर। अगर आप याद करो जब हम सरफेस पर आ गए थे, ठीक है, देखो यहां से हम दूर से आ रहे हैं, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक। यहां पर आ गए R पर और इसके अंदर कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी। तो अगर आप नोटिस करो, आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो आप पाओगे ये वाला जो पॉइंट है सरफेस का, यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, ठीक, और इसके अंदर कांस्टेंट हो जाता है। अब हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम में जब भी कोई क्वांटिटी अपने मैक्सिमम पर पहुंचती है तो वो कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ही अंदर कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास इनसाइड का जो पोटेंशियल आ जाएगा, इनसाइड का पोटेंशियल आ जाएगा KQ/R, यानी सरफेस वाला पोटेंशियल ही अंदर लाए करता है। अब अगर मैं इसके ग्राफ की प्लॉटिंग पर आऊं कि भाई मैं चाहता हूं इसका ग्राफ बना करके देखें कैसा ग्राफ बनने वाला है ना, तो हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास V है, ठीक है, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस पर। अब देखो इनसाइड यहां पर, अब ध्यान देना जरा इस चीज पर, प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू दिस, ठीक है। अगर हम मानते हैं ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा वो स्फीयर है, लेट अस कंसीडर ये हमारा वो स्फीयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, और ये हमने इसको उठा करके सेंटर पर रख दिया, इसके ये यहां पर हमने इसको रख दिया। ठीक, तो इसका जो सेंटर है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये सेंटर यहां लाया करेगा, इट विल लाई समवेयर हियर। ठीक, और इसका जो रेडियस है ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो हम ये डिस्टेंस ले सकते हैं स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, तो मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो मैं ग्राफ हाइपरबोलिक बनाऊंगा। यस और नो? तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसी शेप ले लेगा। तो यहां पर v जो है वो कांस्टेंट हो जाता है बच्चों, है ना। इस ग्राफ को जरा सही से बना लें, बीच में जॉइंट्स आ गए इसमें, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर v कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, ये v मैक्स है, और यहां पर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो एक स्फेरिकल शेल या आपके पास कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों के लिए ये पोटेंशियल का वेरिएशन है विथ डिस्टेंस। अगर कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो आपको ये ग्राफ अब पता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन पर। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। बच्चों, हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के उन्हें देख लीजिए, पूरे डिटेल में मैंने समझाया है उनमें कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था फॉर अ रिंग। अब रिंग की खास बात क्या है? रिंग बेसिकली एक तार है जिसको हमने गोल घुमा दिया। तो यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद रखना है, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो लीनियर नेचर का है, यानी चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हम यहां पर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिंग अज्यूम कर लेते हैं। हम मानते हैं ये हमारे पास है भैया वो रिंग। ठीक है, ये रिंग हो गया हमारे पास। इस रिंग का जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं एज स्मॉल a। ये जो रिंग है ये उसका सेंटर हो गया और इसका रेडियस है स्मॉल a। ठीक, और इससे जो एक्सिस है वो हम मान लेते हैं यहां से ऐसे जा रहा है, एक्सिस इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर जा रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास ये है वो पॉइंट P जहां पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, ठीक वैसे ही हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये एक छोटा सा एलिमेंट है, ये एक छोटा सा एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है हम वो मान लेते हैं, लेटस से इसकी लेंथ dl है। ठीक, और इस पर जो छोटा सा चार्ज यहां पर स्प्रेड आउट है, भाई देखो चार्ज जो है वो इस पर बराबर से पूरे पे फैला हुआ था, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे के पूरे रिंग पर, ऐसे बराबर से फैलाया गया है चार्ज। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस पर वो जो छोटा सा चार्ज है उसकी वैल्यू लेट अस अज्यूम वो है dq, छोटा सा चार्ज dq। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये कंस्ट्रक्शन ध्यान देनी पड़ेगी कि मान लो ये जो एलिमेंट है इसका जो सेंटर पर एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है ना, यहां पर ये चीज बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है ये बहुत छोटा सा एंगल है। इस छोटे से एंगल को हम मान लेते हैं ये है d थीटा। वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल एंगल d थीटा, ये हम आगे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट में। ठीक, अब यहां से इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P की अगर आप दूरी कैलकुलेट करें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो ये a था, अगर ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √a² प्लस x² आ जाएगा। अब ये जो छोटा सा चार्ज dq है इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से जो स्मॉल पोटेंशियल आएगा, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू dq, वो जो छोटा सा पोटेंशियल होगा dv, उसको मैं लिख सकता हूं k dq अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस है √a² प्लस x²। ये छोटी सी दूरी हमारे पास है और ये हमारा छोटा सा पोटेंशियल
dv हो जाएगा। अब ये जो dq है यहां पर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, तो ये जो dq है इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dl। अभी जो dl लंबाई है, ध्यान देना, इस dl लंबाई को मैं यहां पर बड़े आराम से कॉन्सेप्ट से यूज कर सकता हूं। देखो जो dl लंबाई है इसको मैं इस एंगल d थीटा की टर्म्स में निकाल सकता हूं। ये जो, अगर आप यहां पर d थीटा का फॉर्मूला यूज करो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना, तो ये dl अपॉन a आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं dl की वैल्यू a इंटू डी थीटा आ जाएगी। ये वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये छोटा सा चार्ज dq क्या बन जाएगा, लैम्डा a इंटू डी थीटा। ये dq की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास v का फॉर्मूला आ जाएगा k लैम्डा a डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपको समझ में आया सबको? ध्यान से देख लो, यहां तक आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया k लैम्डा a डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास छोटे से पोटेंशियल की। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है इस पूरे रिंग के लिए तो मुझे इस dv का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो जो नेट पोटेंशियल निकलेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P v, वो निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dv से। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो v की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, k लैम्डा a डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखो k लैम्डा a और ये सब जो अंडर रूट वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा k लैम्डा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो डी थीटा क्या है। डी थीटा ये छोटा सा एंगल है जो यहां पर सबटेंड कर रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट। अगर मैं ऐसे सारे डी थीटा एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल। यानी मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां पर कंप्लीट 2 पाई, है ना। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास आ जाएगा 2 पाई, तो ये वैल्यू बन जाएगी k लैम्डा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर 2 पाई a इस पूरे की लेंथ है, ठीक है, पूरे रिंग की लंबाई, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहां पर ये जो लैम्डा इंटू 2 पाई a, ये तो बन जाएगा टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग। इसका मतलब जो पोटेंशियल v आपके पास आएगा वो आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आप इसके सेंटर पर आ जाते हो, अगर आप इसके सेंटर पर आ जाते हो बच्चों, तो ये जो x है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो एट द सेंटर ऑफ द रिंग, अगर आप रिंग के सेंटर पर आएंगे तो जो x था उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो v एट सेंटर बन जाएगा k क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी बच गया a। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमने आज सीखा कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारे पास एक रिंग हो तो रिंग के लिए पोटेंशियल भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है और फिजिक्स आपको लगने लगी है आसान, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। इससे आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर मैं आपको बढ़िया बढ़िया DPPs देता हूं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।